ड्रिफ्टमार्क की महारानी रैनीस के निधन के बाद पूरे वेलारियन घराने में मातम पसर चुका था। लॉर्ड कॉर्लिस की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। बेला और रेना का भी वही हाल था। उनकी दादी उनके लिए सब कुछ थी। उधर उनके दुश्मनों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। राजा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे और उनका ड्रैगन सनफायर अब नहीं रहा। भले ही उन्होंने महल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। उनके 900 से ज्यादा सैनिक मारे गए। कोल समझ चुका था कि जिनके पास ताकतवर ड्रैगन्स होंगे वहीं राज करेगा। इधर अपने भाई को मौत के मुंह में झोंकने के बाद प्रिंस एमोंड ने आयरन थ्रोन पर अपना दावा ठोक दिया। रानी सहम गई क्योंकि वो अपनी गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर सकता था। इसलिए रानी ने खुद गद्दी पर बैठने की पेशकश की। वैसे भी वो पहले गद्दी संभाली चुकी थी, तो इसमें उन्हें कोई मुश्किल नहीं होने वाली। लेकिन हैंड ऑन ऑफ द किंग सर कोल ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा, जिसके पास ताकत है वहीं राजा बनने का हकदार है। उसकी सहमति से एमोंड अस्थायी रूप से गद्दी पर बैठा जब तक असली राजा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। दूसरी तरफ डस्केंडेल रुक्स रेस्ट के हारने के बाद रैनीरा पर उंगलियां उठने लगी थीं। कुछ काउंसिल मेंबर्स तो इस हार का बदला लेने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। डस्केंडेल के राजा, जिनका कोल ने सिर कलम करवा दिया, उनका बेटा सर स्टेफन डार्कलिन बदले की आग में जल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रानी रैनेरा के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। ऊपर से डीमन आपसी मतभेद के चलते हैरेनहाल चला गया था। वो वहां सेना जुटा भी रहा है या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। आखिर में रैनीरा के पास एक ही रास्ता बचा। वो वैलेरियन वंशजों के पुराने दस्तावेज खंगालना शुरू की ताकि ड्रैगन राइडर्स को तैयार कर ड्रैगन्स की फौज तैयार कर सके। उसे एक दस्तावेज से पता चला कि सर स्टेफन डार्कलिन की दादी टारगेरियन घराने से थी, यानी स्टीफन के अंदर वल्रियन खून था। शायद ड्रैगन उसे अपना सकते थे। कोशिश किया गया, लेकिन स्टीफन इसमें असफल रहे। वो एक महान योद्धा थे और उनके मरने से रैनेरा और कमजोर ही हुए। अब स्टेपस्टन्स के समुद्री रास्तों की नाकेबंदी को कई महीने बीत चुके थे, जिसके चलते किंग्स लैंडिंग में भयंकर भूखमरी फैल गई थी। लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर थे। आखिरकार नए शासक एमोंड ने शहर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। इस बीच वो स्टेपस्टन्स और रिवर रन की नाकेबंदी तोड़ने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहा था। टाइलैंड लैनिस्टर का जुड़वां भाई 1000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर हैरेनहाल के लिए निकल चुका था और रास्ते में अपने करीबी घरानों की सेनाएं भी एकजुट करता जा रहा था। मगर एक बड़ी समस्या सामने थी। हैरेनहाल पर डेमन और उसके विशालकाय ड्रैगन कैरैक्सिस का कब्जा था। इसलिए वे चाहते थे कि राजा एमेंड खुद भी वेगा के साथ इस जंग में शामिल हों, तभी वे हमला करेंगे। ये जानकर एमेंड गुस्से से तिलमिला उठा। उसे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि कोई भी साधारण लॉर्ड जब चाहे उसे बुला ले। ऊपर से डेमन अब उसके लिए सिरदर्द बन चुका था। हर कोई उससे भिड़ने से डर रहा था। रूक्स रेस्ट की लड़ाई के बाद क्रिस्टन कोल के पास भी इतनी सेना नहीं बची थी कि वो डेमन का मुकाबला कर सके। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। हाईटावर घराने की सेना पैदल ही निकल चुकी थी, लेकिन उन्हें हैरेनहाल पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगने वाला था। इतना वक्त मिल जाने पर डेमन न सिर्फ अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता, बल्कि और बड़ी सेना तैयार करने में भी कामयाब हो जाता। ऐसे में राजा ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो ट्रायआर्की के साथ समझौता करेगा। अगर वे साथ मिल जाएं, तो दोनों की सेनाएं मिलकर ड्रैगनस्टोन को नेस्तनाबूद कर सकती थीं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि ट्रायआर्की से टारगैरियन घराने की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। पिछली बार कोरलिस, डेमन और राजा विसेरिस की संयुक्त सेना ने ही उन्हें ड्रैगनस्टोन से खदेड़ा था। वे भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे। फिर भी एमोंड ने अपना फैसला नहीं बदला और ट्रायआर्की से यह सौदा करवाने की जिम्मेदारी टाइलैंड लैनिस्टर को सौंप दी। साथ ही उसने कोल को आदेश दिया कि वो रिवर रन के लॉर्ड्स पर हमला करे। महारानी एलिसेंट ने इस फैसले को जवानी का भूत और अकड़ कहा। वो उसे प्यार से समझाई कि ऐसा स्वभाव किसी शासक के लिए सही नहीं है। पर एमोंड ने महारानी को ही उनके पद से मुक्त कर दिया। मतलब आज के बाद वो ना तो सभा में बैठ सकेंगी और ना ही उसके फैसले में कोई हस्तक्षेप कर सकेंगी। अब उनका काम होगा बाजार से चुनकर सही आलू लाना। दूसरी तरफ डीमन पहले ही रिवर रन के लॉर्ड ग्रोवर टली को अपने पक्ष में कर चुका था। धीरे धीरे डेमन का प्रभाव इतना बढ़ने लगा कि रिवर रन पर ब्लैक्स का नियंत्रण लगभग तय माना जाने लगा। ब्लैक्स यानी वो लोग जो रैनीरा को आयरन थ्रोन की असली उत्तराधिकारी मानते थे। वहीं जो राजा एगन के समर्थक थे वो ग्रीन्स कहलाते थे। जो भी ग्रीन डीमन के सामने झुकने से इनकार करता वो जिंदा नहीं बचता।
इस बीच रैनीरा की काउंसिल कम फिश मार्केट ज्यादा लगने लगी थी। हर कोई अपनी मर्जी से बोलता, किसी में अनुशासन नहीं था। ये सब कहीं न कहीं रैनीरा की कमजोरी और लापरवाही का नतीजा था। अंत में उसने अपने राज्य को एक दिशा देने के लिए हैंड ऑफ द क्वीन का पद लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को सौंप दिया। रानी रैनीरा अंदर से टूट चुकी थी और तभी उसके लिए एक देवदूत की तरह लेडी माइसारिया सामने आई। माइसारिया ने बहुत पहले से ही किंग्स लैंडिंग के लोगों के बीच ये बात फैलवानी शुरू करवा दी थी कि शाही महल में हर दिन दावत होती है, जबकि आम लोग भूख से तड़प रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि भूख और गुस्से से भरी प्रजा अब बदला लेने के लिए तैयार थी। ऐसे में अगर उन्हें रैनीरा का साथ मिल जाता तो सत्ता हथियाने वालों की हालत खराब हो जाती। रैनीरा ने इस बात को गंभीरता से लिया और प्रजाजनों के लिए अपनी ओर से खाद्य सामग्री भेजने का फैसला किया। उधर जब तमाम चालें चलने के बाद भी रैनीरा की घेराबंदी तोड़ने का कोई उपाय नहीं मिला, तो आखिरकार एमोंड ने अपने दादा ऑन्टोहाइटर को वापस बुलाने का अहम फैसला लिया, जो एगॉन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद किंग्स लैंडिंग छोड़कर कहीं गायब हो गए थे। एमोंड ने उन्हें ढूंढकर वापस लाने की जिम्मेदारी लॉर्ड लैरिस को दी। दूसरी ओर हम द वेल ऑफ एरन की शासक लेडी जेन को देखते हैं, जहां रायना पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो ड्रैगन के बदले रानी रायनेरा को 30,000 तलवार और सेना भेजने की बात कही थी। वादे के मुताबिक रैना अपने साथ ड्रैगन के 2 बच्चे लाई थी, लेकिन लेडी जेन को वे खास पसंद नहीं आए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, उनसे तो खूंखार मेरे कुत्ते हैं। खैर, उन्होंने रैना को पेंटोस भेजने के लिए वहां के प्रिंस के पास चिट्ठी भिजवा दी, क्योंकि अगर ड्रैगन का हमला होता है तो यह किला पूरी तरह सुरक्षित नहीं। एक दिन रैना और जॉफरी बाहर घूमने निकले, तभी उन्होंने एक जगह एक सुअर और जले हुए ड्रैगन के बच्चे का कंकाल देखा। उनके आसपास की घास भी जल गई थी। इसका मतलब साफ था कि इस घाटी में कोई विशाल जंगली ड्रैगन मौजूद है। वो घबराहट के मारे महल वापस लौटी कि कहीं वो मरा हुआ ड्रैगन का बच्चा उन्हीं का तो नहीं। पता चला उन्हीं का ड्रैगन था, लेकिन उसके मरने से लेडी जेन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि उनका ये स्वभाव रैना को सोचने पर विवश कर गया कि वो रानी रैनीरा से किया गया वादा पूरा करेंगी भी या नहीं। दूसरी तरफ रानी रैनीरा द्वारा भेजा गया तोहफा किंग्स लैंडिंग के तट किनारे पहुंच चुका था। कई नावें फल, फूल, कंदमूल से लदी हुई थीं और हर नाव पर रानी रैनीरा का झंडा लहरा रहा था। इसी समय कोल और रानी एलिसेंट के भाई हैरेनहाल की तरफ रुख कर रहे थे। वे अपनी सेना के साथ वहां निकले और उसके बाद शहर में अफरातफरी मच गई। भोजन लूटने के लिए तट पर भीड़ उमड़ पड़ी। दुर्भाग्यवश रानी एलिसेंट और उनकी बेटी युद्ध की जीत की कामना करने गई हुई थीं। लोगों में उग्रवाद देखकर उनके रक्षक ने तुरंत उन्हें वापस लौटने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन बगी तक पहुंचने से पहले ही गुस्साई भीड़ उन पर टूट पड़ी। तब सैनिकों ने भीड़ पर हमला किया। हालांकि रानी ने अपने सैनिकों से उन्हें तलवारों पर काबू रखने को कहा और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकली। अब मामला पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि रानी रैनीरा के पहले पति सर लेनोर का ड्रैगन सी स्मोक अपना राइडर चुन चुका था, और वह भी लॉर्ड कॉर्लिस के एक आम जहाजी को, जो लॉर्ड कॉर्लिस का नाजायज औलाद था। वे 2 भाई थे और दोनों जानते थे कि कॉर्लिस उनके पिता हैं। सी स्मोक चोरी हो गया। वो किसी राइडर के साथ उड़ान भरते हुए देखा गया है। जैसे ही ये बात रैनीरा को पता चली, वो बेचैन हो उठी। उसे लगा कि अगर वो राइडर ग्रीन्स की सेना में से कोई होगा तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उसी समय वह साइरैक्स पर सवार हुई और तुरंत उस लड़के के पास पहुंची। उसे चेतावनी दी कि यह ड्रैगन उसके स्वर्गीय पति का है और उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। लड़के ने अपना नाम बताया और कहा, मैं इस पर दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं ड्रैगन की सवारी के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। सीखकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। रानी के पूछने पर एडम ने बताया कि वह लॉर्ड कॉर्लिस का जहाजी है। उसकी माँ विलेरियन घराने की नौकरानी थी। रैनीरा अंदर ही अंदर खुश हो गई, क्योंकि वह पहले से ही ड्रैगन्स की फौज तैयार करना चाहती थी। इससे प्रेरित होकर उसने और ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जिनमें वलीरियन खून हो। यह काम लेडी माइसारिया ने आसान कर दिया। उसने बताया कि राजघराने के लड़के अक्सर बदनाम जगहों पर जाते हैं और उनकी कई नाजायज औलादें किंग्स लैंडिंग में ही होंगी। धीरे धीरे उन्होंने किंग्स लैंडिंग में यह खबर फैलवाई कि रानी रहीनरा उन्हें ड्रैगन चुनने का सुनहरा अवसर दे रही है और जो भी इच्छुक है उनके लिए सुनिश्चित तारीख को एक नाव भेजी जाएगी। इसमें रिस्क जरूर था, लेकिन अगर कोई सफल होता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। वो ड्रैगन लॉर्ड कहलाता, और यही वजह थी कि इसके लिए दर्जनों लोग तैयार हो गए, जिन्हें पता था कि उनके अंदर टारगेरियन खून है। उन्हें बिना किसी को भनक लगे
कॉर्लिस के जहाजों के जरिए ड्रैगन स्टोन लाया गया। उधर डेमन की बेटी रेना पेंटोस के लिए रवाना हो चुकी थी। रास्ते में कुछ दूरी पर उसे एक और जगह दिखी जहां उसके दूसरे छोटे ड्रैगन को भी जंगली ड्रैगन ने जलाकर खत्म कर दिया था। यानी जिन ड्रैगन के बच्चों को वो अपने साथ लाई थी, उनकी लेडी जेन ने कोई कद्र नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे छोटे थे। रेना के भीतर गुस्सा उमड़ आया। वो गुस्से में पागल होकर अपने गुट से अलग हो गई उस जंगली ड्रैगन की तलाश में। इस चक्कर में उसने रनैरा के दोनों छोटे बेटे एगॉन यंगर और जोफ्री को उनके हाल पर छोड़ दिया। मतलब वे बिना गार्जियन के ही पेंटोस जा रहे हैं। इस बीच रेना वेल में इधर उधर भटकती रही। ठंड से ठिठुरना पड़ा, जान के लाले पड़ गए, फिर भी उसे ड्रैगन नहीं मिला। इधर सारे प्रतिभागी ड्रैगन स्टोन पहुंच चुके थे। रैनारा ने उन्हें पहले ही समझा दिया कि एक ड्रैगन को वश में करना बेहद खतरनाक है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी मौका है, लेकिन जो सफल हुआ उसका भाग्य बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहीं के एक घोंसले में दुनिया का सबसे आक्रामक ड्रैगन वर्मिथोर मौजूद था। वेगार के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन, जिसे ब्रॉन्ज फ्यूरी भी कहा जाता था। सबसे पहले मुकाबला उसी से होना था। जब वर्मिथोर सामने आया तो उसकी गर्जना सुनकर प्रतिभागियों के कलेजे दहल उठे। तभी रैनेरा ने सबको दिखाया कि किसी ड्रैगन को कैसे शांत किया जाता है। इसके बाद एक प्रतिभागी आगे बढ़ा। इस बीच रैनेरा बालकनी में चली गई। जैसे ही वो आदमी वर्मिथोर के पास पहुंचा, ड्रैगन ने बिना झिझके उसे आग में झोंक दिया। फिर वो बाकी लोगों पर टूट पड़ा। सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। कई लोग जलकर राख हो गए और कुछ को तो वर्मिथोर ने जिंदा निगल लिया। डर के मारे एक लड़की पत्थर के पीछे जा छिपी थी। वो बस ड्रैगन का अगला निवाला बनने ही वाली थी कि तभी एक आदमी, जिसका नाम ह्यू था, आगे आया और वर्मिथोर को ललकारा। लड़की बच गई, लेकिन अब ह्यू खुद ड्रैगन के सामने था। वो जरा भी नहीं डरा और चिल्लाकर बोला, जला दो मुझे, मैं तैयार हूं। लेकिन वर्मिथोर ने मारा नहीं, बल्कि उसे अपना राइडर चुन लिया। ये देखकर रैनेरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उनके पास वेगार का तोड़ आ चुका था। वहीं घोंसले के अंदर एक शख्स, जिसका नाम वुल्फ था, जान बचाने के लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसका सामना एक सिल्वर विंग नामक ड्रैगन से हो गया। शुरू में उस ड्रैगन ने वुल्फ को बुरी तरह डराया, लेकिन कुछ देर बाद उसने उसे अपना लिया। दूसरी तरफ राजा की काउंसिल में युद्ध जीतने की रणनीतियां बनाई जा रही थीं। खबर यह भी आई कि एमंड का छोटा भाई और उसका ड्रैगन अब पूरी तरह लड़ने के काबिल हो चुके हैं और जल्द ही वे हाईटावर की सेना के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तभी महल में हाहाकार मच गया। सिल्वर विंग सीधे शहर की तरफ बढ़ रहा था। एमंड ने तनिक भी देर नहीं की, तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और वेगार की तरफ घोड़ा दौड़ाया। पता चला कि उस ड्रैगन सिल्वर विंग पर वुल्फ सवार था, जो पूरी बेखौफी से उड़ान भर रहा था। लेकिन सच ये था कि आज उसकी पहली उड़ान थी और उसे ड्रैगन राइडिंग के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। इधर एमंड जल्दी से वेगार पर सवार होकर उसका पीछा किया, लेकिन तब तक वो अनजाना ड्रैगन स्टोन की दिशा में उड़ चुका था। फिर भी एमंड ने पीछा नहीं छोड़ा। तभी उसकी नजर रैनेरा पर पड़ी, जो वर्मिथोर, सी स्मोक और सिरैक्स जैसे ड्रैगनों के साथ तैयार बैठी थी। ये देखकर एमंड ने समझदारी दिखाई और वापस लौट गया। एक लंबे सफर के बाद लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर आखिरकार एसोस महाद्वीप पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने ट्रायार्की से मुलाकात की। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, ट्रायार्की असल में एसोस के 3 आजाद शहरों लाइस, मायर और टायरश का गठबंधन था। ये तीनों फ्री सिटीज स्टेपस्टोन से समुद्री डाकुओं को भगाने के लिए एकजुट हुए थे और सभी डाकुओं को खदेड़कर स्टेपस्टोन्स पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका भी एक कारण था। दरअसल स्टेपस्टोन्स से होकर वेस्टरोस और एसोस के बीच का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग गुजरता है। जो भी स्टेपस्टोन्स पर नियंत्रण रखता, वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाकर बेहिसाब दौलत कमा सकता था। ट्रियाकी ने भी यही किया। कब्जा करने के बाद उन्होंने वहां टैक्स वसूली शुरू कर दी और कई जहाजों को जब्त भी करने लगे। इससे कॉर्लिस वेलारियन के व्यापार को भारी नुकसान हुआ। यही वजह थी कि डेमन टारगरियन और कॉर्लिस ने मिलकर ट्रियाकी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे वॉर फॉर द स्टेपस्टोन्स कहा गया। इस युद्ध में क्रैब फीडर क्राघस ड्राहार ट्रियाकी की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन डीमन ने उसे मारकर स्टेपस्टोन्स दोबारा हासिल कर लिया था। अब वेस्टरोस में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन स्टेपस्टोन्स पर कब्जा अब भी लॉर्ड कॉर्लिस का है। वो नाकाबंदी किए हैं और किसी भी जहाज को किंग्स लैंडिंग में जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए लॉर्ड टाइलैंड यहाँ ट्रायर्सी से गठबंधन करने आए थे। ट्रियार्की ने मदद करने का वादा तो किया, लेकिन एक शर्त रखी, स्टेपस्टोन्स का नियंत्रण उन्हें चाहिए ताकि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाकर वे मुनाफा कमा सकें। ये सुनकर लॉर्ड टाइलैंड के माथे पर पसीने उभर आए।
क्योंकि इस फैसले से वेस्टेरोस में महंगाई बढ़नी तय थी और राजा एगोन कभी भी ऐसी शर्त को मंजूर नहीं करेंगे। ट्रियाकी ने इस शर्त के साथ एक और कंडीशन रख दी। अगर एडमिरल लोहार को यह सौदा मंजूर हुआ तभी बात आगे बढ़ेगी। लॉर्ड टाइलैंड के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे एडमिरल लोहार से मिले और उनकी सारी शर्तें मान ली। दूसरी तरफ रनैरा को और सशक्त होता देख एमंड की ऐसी सुलगी कि गुस्से में उसने एक बड़ा कांड कर दिया। ये खबर लेकर लॉर्ड लैरी स्ट्रॉन्ग राजा एगन के पास गए और सब कुछ विस्तार से बताया कि उस नकलची रानी रनैरा ने अपने ड्रैगनों के लिए 3 नए राइडर्स ढूंढ लिए हैं। एमंड उन्हें चुनौती देने गए थे पर डर के मारे भाग निकले, ऐसा बताया जा रहा था। गुस्से में उन्होंने शार्प पॉइंट के शहर को जला दिया जो कि रनैरा के सपोर्टर थे। ये जान राजा को बड़ी ग्लानि हुई। आखिर निर्दोष लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। राजा ने निर्णय लिया कि एमंड के लौटने पर वे उसे गिरफ्तार करवा लेंगे, पर अगर रनैरा अपने 7 ड्रैगनों के साथ हमला कर दे तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी। उनका एकमात्र जवाब वेगार ही था और यदि उसके राइडर को जेल में डाला गया तो वेगार का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ऐसे में लॉर्ड लैरिस ने सुझाया, महाराज, हमें किंग्स लैंडिंग छोड़कर जाना होगा। जब सब लड़कर खत्म हो जाएंगे तब आप वापस आकर गद्दी पर दावा ठोक दीजिए। राजा शुरू में युद्ध और भागने दोनों के लिए तैयार नहीं थे, पर अंततः उन्होंने लॉर्ड लैरिस की सलाह मान ली। इधर गुस्से में धुत्त एमंड महल लौटते ही अपनी बहन हेलिना के पास गया। वो चाहता था कि हेलिना भी इस जंग में हिस्सा ले, क्योंकि उसका ड्रैगन ड्रीम फायर तब जन्मा था जब एगन द कॉन्करर का राज था। वो खूंखार था, लेकिन हेलिना ना तो योद्धा थी और ना ही किसी की जान लेने के लिए तैयार हुई। तब उसका भाई जबरदस्ती पर उतर आया। चाहे कुछ भी करना पड़े, उसे हार मंजूर नहीं थी। दूसरी तरफ डेमन ने अब तक एक विशाल सेना खड़ी कर ली थी। वे 2 दिन के अंदर किंग्स लैंडिंग पर धावा बोलने का प्लान भी बना चुके थे। डेमन का कहना था कि जब तक लैनिस्टर की सेना यहां पहुंचेगी वो किंग्स लैंडिंग में होंगे। जल्द ही ये खबर रैनीरा को मिली और साथ ही मुखबिर ने यह भी चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें गद्दारी का डर है। वैसे भी डेमन पास्ट में आयरन थ्रोन पाने के लिए काफी सारे कारनामे कर चुका था। रैनीरा ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो ऐसा होने नहीं देगी। वो तुरंत एडम को साथ लेकर हैरनहॉल के सफर पर निकल पड़ी। हैरनहॉल में एक पेड़ था जिस पर हाथ रखने भर से भविष्य दिखता था। डेमन ने इसे आजमाया तो सच्चाई देखकर दंग रह गया। उसे पता चल गया कि आखिर क्यों उसके बड़े भाई विजरीस ने रैनीरा को वेस्टरोस का उत्तराधिकारी चुना था। वो देखता है कि भयंकर सर्दियां आने की वजह से व्हाइट वॉकर्स वापस लौट आए हैं। उन्होंने ड्रैगन्स तक को मार गिराया है। जिनको पता नहीं, बताते चलें कि व्हाइट वॉकर्स इस दुनिया के सबसे दुर्लभ प्राणी हैं। वे इंसान नहीं हैं, लेकिन कभी इंसान थे। दरअसल बहुत समय पहले जब इंसान वेस्टरोस आए थे तब वहां चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट नाम के जादुई जीव रहते थे। इन बच्चों ने इंसानों से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ इंसानों को पकड़कर जादू से उन्हें व्हाइट वॉकर में बदल दिया। यानी वो पहले इंसान थे, लेकिन जादू की वजह से बर्फीले राक्षस बन गए। उनके शरीर ठंड से बने होते, आंखें नीली चमकती और वो बर्फ जैसी ठंडी हवा लेकर चलते थे। वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते थे, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता था। उनका लीडर था नाइट किंग, जिसने बाकी सारे व्हाइट वॉकर्स बनाए। व्हाइट वॉकर्स का खौफ कितना है ये तो बताने की जरूरत नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाले दर्शकों को पता ही होगा। खैर, अगली सुबह रैनीरा हैरनहॉल पहुंची तो हैरनहॉल के लॉर्ड साइमन उससे मिले। उन्होंने बताया कि वो काफी डरे हुए हैं क्योंकि डेमन ने कारनामा ही ऐसा किया है। उसने एक विशाल फौज खड़ी कर ली थी जो फिलहाल हैरनहॉल में शरण लिए हुए थी। इस विशाल सेना को देखकर एक पल को रैनीरा भी चकित रह गई। तभी डेमन कहीं से लौट आया। वो तुरंत रैनीरा से मिला। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रैनीरा यहाँ आएगी। रानी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यहाँ काम तुमने अच्छा किया है। जिस पर डेमन ने जवाब दिया, वे सभी मेरे वफादार हैं। उसी पल रानी ऊंचे स्वर में पूछती है, और तुम किसके वफादार हो? तब डेमन उसे भविष्य की उस सच्चाई के बारे में बताता है कि आखिर क्यों विजरीस ने उसे वारिस चुना था। यह जंग तो बस एक शुरुआत है। दरअसल विजरीस ने भी भविष्य देखा था। वो जानते थे कि व्हाइट वॉकर्स लौट कर आएंगे। उस खतरे से लड़ने के लिए रैनीरा ही तख्त पर बैठेगी और 7 रियासतों को एकजुट करेगी। लेकिन विजरीस के मरने के बाद रानी एलिसेंट ने तख्त हथियाकर अपने बेटे को दे दिया। मतलब उस आने वाली मुसीबत से पार पाना है तो रनैरा को जल्द से जल्द वेस्टरोस के तख्त पर बैठना होगा। आप ही हमारी महारानी हैं। मैं आपका वफादार हूं अपनी आखिरी सांस तक, और यहाँ मौजूद हर शख्स आपका वफादार है। अगर हम में से किसी एक की जान गई तो हम सैकड़ों जाने लेंगे। हम अपनी रानी के लिए लड़ेंगे। डीमन ने पूरी सेना में जोश भर दिया। दूसरी ओर हाई टावर की फौज भी बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जिनके साथ इमोन का छोटा भाई अपने ड्रैगन के साथ शामिल था।
लैनिस्टर को तो हमने बहुत पहले ही आते हुए देखा था। वादे के मुताबिक स्टार्क्स की सेना भी निकल चुकी थी। घेराबंदी तोड़ने के लिए ट्रियाकी की सेना भी निकल पड़ी थी। इधर लॉर्ड कॉर्लिस उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और सबसे बड़ी बात, रेना का उस जंगली ड्रैगन से सामना हो चुका था। दोस्तों, सीजन 2 की कहानी यहीं खत्म होती है। अगला सीजन फिलहाल रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए।